हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं एमसीक्यूज की जो हम सीरीज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पार्ट सेकंड देखते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है 57 कह रहा है, एक मिनट, 57 कह रहा है जो संवैधानिक उपचार दे रखे हैं वो कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं। तो वो आर्टिकल दे रखा है 32। अब आ जाते हैं 58 में। 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। तो कौन कौन सी रिट है जो हमारा हाईकोर्ट जारी कर सकता है। तो ये वैसे तो वो 5 रिट जारी कर सकता है, इसमें 4 रिट के नाम रखे हैं, जैसे प्रतिषेध रिट, परमादेश रिट, उत्प्रेषण रिट और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। तो ये सभी को कर सकता है। अब आ जाते हैं हम 59 में। 59 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो किस चीज से रिलेट करता है। आर्टिकल 25। तो 25 धर्म की स्वतंत्रता से लिंक है। अब आ जाते हैं 60। तो ये बताता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों और अपनी पसंद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये अल्पसंख्यकों के बारे में बता रहा है कि वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित कर सकती है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है। तो आर्टिकल 30 में कहा गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 61 कहता है उच्च न्यायालयों की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आता है। तो किस किस चीज पर परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो वो संवैधानिक अधिकार के बारे में कर सकता है, संविधिक अधिकार के बारे में कर सकता है, मौलिक अधिकार के बारे में कर सकता है, उपरोक्त सभी के बारे में कर सकता है। अब आ जाते हम क्वेश्चन 62 कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका संरक्षण और सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। मतलब ये बात कहाँ कही गई है, कौन से आर्टिकल में कही गई। तो आर्टिकल 48 में कहा गया है। ये तो ये 48 में कहा गया है कि जो हमारा जो नागरिक होंगे उनका कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना। अब आ जाते हैं 63 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। जो धन विधेयक है वो कौन से वाले आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल 110 में बताया गया है। 64 बता रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की जा सकती है। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 65 में। 65 कहता है संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें ये बताया गया है कि संविधान में संशोधन के बारे में। तो ये 368 है। अब आ जाता है रिट कौन जारी कर सकता है। तो कौन कौन रिट जारी कर सकते हैं। तो रिट हमेशा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही केवल जारी कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा 67 जी कहता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो अगर उसकी जो रिटायर हो गया उसके बाद कहाँ वकालत कर सकता है। तो वो इंडिया में कहीं वकालत नहीं कर सकता। ये बताता है 67। अब आ जाते हम आगे। अब आता है क्वेश्चन 68 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में कहाँ उल्लिखित है। मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में कहाँ बताया गया है। तो ये नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, वहाँ बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अब 69 कह रहा है आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो आपातकाल लगने पर निलंबित हो जाता है। तो वो 19 है। अब आगे बताता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में शब्द सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। मतलब जो सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया है। तो ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब आ जाते हैं हम 61 कहता है 61 कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों ही को प्राप्त है। कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो केवल इनमें से जो दे रखे हैं उनमें से भारत के नागरिकों को ही केवल प्राप्त है। तो ये है
धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से सुरक्षा, मतलब कोई इनके अंतर्गत भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो धर्म के आधार पर, ना मूल वंश के आधार पर, ना ही जात के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर और ना ही जन्म स्थान के आधार पर। अब आ जाते हैं 72 कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित जो लॉ है, जो विधि है, वो सभी जो और न्यायालय हैं इंडिया में उन सब पर लागू होगी। तो ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? तो आर्टिकल 141 कह रहा है। आगे 73 नागरिकों से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब ये कह रहा है कि जो सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में और कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल में है? तो ये जो पार्ट है वो सेकंड है और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में है। अब आ जाते हैं हम 74 पे। 74 कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य के अंतर्गत आता है, मतलब जो राज्य हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ये बता रहा भारत की सरकार और संसद आती है, ठीक है। राज्य की सरकार और विधानमंडल आते हैं, ठीक है। फिर कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार आते हैं। तो ये क्या कह रहा है? तो ये कहता है सरकार और संसद आती है, राज्य की सरकार, विधानमंडल आते हैं और जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कोई भी भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार हैं वो सारे आते हैं। तो जिसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 75 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो कौन कौन सी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की वाली विधियां हैं? ये कहाँ बताया गया? तो आर्टिकल 13 में बताया गया। तो कह रहा उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं। तो कौन कौन सी विधियां? तो ये कह रहा कब असंगत व अल्पीकरण किया जाएगा? तो वो मूल अधिकारों से असंगत है। तो कह रहा उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं या प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो ये बता दिया हमारा कि मूल अधिकारों से असंगत या अनपीकरण करने वाली विधियां तो क्या होंगी? वो उस मात्रा तक शून्य होंगी। इसमें आ जाएगा सी। अब आ जाते हैं हम 76 में। 76 कह रहा है विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा है यह परिभाषित उल्लेख किया गया है। तो कहाँ पर उल्लेख किया गया है इसका? तो इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल हमारा 13 की 3A में। तो क्या उल्लेख किया गया? तो ये कह रहा है एक मिनट, ये कह रहा है विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाले कोई अध्यादेश हैं, आदेश हैं, उपविधि हैं, नियम है, विनिमय है, अधिसूचना है, कोई रूढ़ी है, प्रथाएं है, वो कहाँ बताएंगे कि वो विधि का बल रखेंगे? वो हमारे आर्टिकल 13 के 3 के A में बताया गया है। अब आ जाते हैं हम आगे। तो ये कह रहा अच्छानंद का सिद्धांत संबंधित है जो इलिप्स का सिद्धांत है वो उसके बारे में बता रहा है। तो ये कहाँ दे रखा है? तो आर्टिकल हमारे 13 में दे रखा है। 78 कह रहा है अच्छानंद का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस मामले में प्रतिपादित किया है? कौन सा केस ऐसा है जिसमें अच्छानंद का सिद्धांत के बारे में प्रतिपादन किया गया है? तो वो भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाले केस है। अब आ जाते हैं हम 79 में। तो कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा ऐसा? ये कह रहा है कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो राज्य बताए गए हैं उन राज्यों के अंतर्गत कौन क्या नहीं आता? तो ये कह रहा ONGC जीवन बीमा निगम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, तो ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं, ये आता है एक उच्च न्यायालय विश्वविद्यालय का छात्र संघ। वो क्या किसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो ये राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये ऊपर ये 3 बताए गए हैं ONGC जीवन बीमा निगम भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये आएगा। बी बता रहा है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये भी आएगा राज्य के अंतर्गत। काउंसिलिंग ऑफ
साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी आएगा। ये नहीं आएगा हाईकोर्ट विश्वविद्यालय का छात्र संघ। अब आ जाते हैं हम आगे। ये कह रहा है विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विवेचन की शक्ति अंतर्निहित है। जो विधायिका के जो कार्य होंगे, विधायी कार्य होंगे, उनमें पुनर्विलोकन के बारे में कहाँ बताया गया है? तो आर्टिकल 13 में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में बताया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में। अब 81 कह रहा है निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है? तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। तो ये कौन से केस में कहा गया? तो ये कहा गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। अब आ जाते हैं हम 82 पर। 82 कह रहा है निम्न में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है? तो ये अच्छानंद का सिद्धांत भी 13 में आता है, आर्टिकल 13 में। पृथक्करणिता का भी सिद्धांत आता है, अभित्यजन का सिद्धांत भी आता है। तो ये तीनों सिद्धांत आते हैं आर्टिकल 13 में। तो इसमें आ जाता है उपरोक्त सभी। अब 83 कहता है उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाम विजय नारायण में कहा गया है कि क्या कहा गया? तो ये कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम राज्य है। तो जो ये वाला केस था कौन सा? उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाम विजय नारायण में ये कहा गया जो उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम है वो राज्य के अंतर्गत आएगा। अब आ जाते हम आर्टिकल वो क्वेश्चन 84 कह रहा है किस बात में माना गया कि भारतीय कृषि शोध परिषद राज्य है? तो कौन से वाला केस था जिसमें ये मान लिया गया है कि कृषि शोध परिषद राज्य है? तो ये माना गया था SS इलियास बनाम ICAR में। तो कौन सा केस था? SM इलियास बनाम ICAR में ये माना गया कि कृषि शोध परिषद वो राज्य है। अब आ जाते हम 85 में। 85 कहता है निम्न में से किस मामले में कहा गया कि NCERT राज्य नहीं है? तो कौन सी वाले केस में कहा गया है कि जो NCERT है वो राज्य के अंतर्गत नहीं आती? तो ये कहा गया है चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT, इसमें भी कहा गया है। टिगराजन बनाम भारत संघ, इसमें भी कहा गया। तो ये दोनों में कहा गया है। अब आ जाते हम 86 में। विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदत्त किया गया है। तो विधि के समान समता के बारे में कौन से आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 14 बताता है। अब आ जाते 87 में। 87 कहता है आर्टिकल 14 में प्रदत्त समता का अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो कह रहा प्रक्रियात्मक विधि है उनके विरुद्ध भी प्राप्त है। कार्यपालिक की कृत्य के विरुद्ध है, वहां भी। फिर कह रहा अधिष्ठायी विधि के विरुद्ध है, वहां भी प्राप्त है। तो ये कह रहा उपरोक्त सभी के विरुद्ध प्राप्त है। अब आ जाते हैं हम 88 कह रहा है निम्न में से किस मामले में माना गया कि अनुच्छेद 14 युक्त वर्गीकरण का प्रच्छेद नहीं करता है? तो ये कौन से वाले केस में कहा गया है? ये कह रहा है थिम्पा बनाम चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर SBI वाले केस में कहा गया है कि जो आर्टिकल 14 युक्त वर्गीकरण का प्रच्छेद नहीं करता है। अब आ जाते 89 कह रहा है धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रच्छेद की बात संविधान के कौन से आर्टिकल में कही गई है कि प्रच्छेद नहीं किया जाएगा? तो ये कहा गया है हमारे आर्टिकल 15 में। अब आ जाते आगे। अब कह रहा है उपाधियों का अंत के संबंध में प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है? कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा? तो ये कह रहा है ये 18 आर्टिकल 18 बताता है। अब 91 कह रहा है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि निम्न में से किसकी सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है? तो 91 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर कोई कार्य कर रहा है तो वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि निम्न में से किसकी सहमति के बिना प्राप्त स्वीकार नहीं कर सकता? तो ये कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना। अगर भारत का राष्ट्रपति कह देगा तो वो कोई पद है उसे स्वीकार कर लेगा, वरना नहीं करेगा। उपाधि है, कोई पद है। अब आ जाता है हमारा
92 क्वेश्चन। तो ये कह रहा है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में समाहित है। तो जो बोलने की स्वतंत्रता और जो विषय हैं जो उनके कुछ संरक्षण दे रखे हैं वो कौन से आर्टिकल में बताया गया। तो आर्टिकल 19 में बताया गया है। अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन, ये वाला दिख नहीं रहा, हम आगे वाले में देखते हैं 94 में। तो 94 कह रहा है, हाँ 95 93 कह रहा है क्वेश्चन, 93 कह रहा है अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिकों को निम्न में से कौन से अधिकारों का संरक्षण भारतीय संविधान के अधीन प्राप्त है। कौन कौन सी संरक्षण जो 19 में दे रखे हैं भारतीय नागरिकों के, जो आर्टिकल 19 में है, तो कौन कौन सी है। तो इसमें यह वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भी है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वोच्च आवास संचरण व कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की भी अधिकार दे रखा है। तो इसमें ये बताएगा, इसका डी होगा, उपरोक्त सभी। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन 94 कह रहा है सभी नागरिकों को भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने के अधिकार का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 19 में दिया रखा है। 95 कह रहा है 95 कह रहा है किस बाद में माना गया कि व्यापार करने के अधिकार में व्यापार बंद करने का भी अधिकार है। तो ये कौन कौन से केस है, उसमें कहा गया कि व्यापार करने का भी अधिकार है और व्यापार बंद करने का भी अधिकार है। तो ये कहा गया है हाथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत संघ वाले केस में कहा गया, और एक्सेल बियर बनाम भारत संघ, ये दोनों केसों में कहा गया है। अब आ जाते हैं हमारा 96 पे। 96 कह रहा है सौदान सिंह बनाम न्यू इंडिया नगर पालिका समिति AIR 1989 SC 1988 में निम्न में से क्या निर्णित हुआ था। तो क्या निर्णित हुआ था, तो ये कह रहा फुटपाथों पर व्यापार करने का मूल अधिकार है। तो जो सौदान सिंह वाले केस है उसमें डिसाइड हुआ था कि जो फुटपाथ है उस पर भी अब फुटपाथ पर व्यापार करना मूल अधिकार है। अब 97 बताता है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर जनता के हितों में युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं, यह निर्धारित किया गया था। तो कह रहा है कब ये निर्बंध लगाए जा सकते हैं। तो ये कब लगाए जा सकते हैं, ये कौन से केस में बताया गया। तो ये बताया गया था स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब बना जमात बाद में जो 2006 का था। इसमें कहा गया था कि जो कोई वृत्ति है, उपजीविका है, व्यापार है, ये कारोबार करने का जो अधिकार है वो जनता के हितों में युक्त निर्बंध लगा सकता है। कब हम निर्बंध लगा सकते हैं, अगर जनता के हितों में युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। यह निर्धारित किया था हमारा जो केस है स्टेट ऑफ गुजरात बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात बाद वाला जो केस था जो 2006 का था, उसमें कहा गया था। अब आ जाते हम 98। ये कह रहा है किस बात में निर्णित हुआ कि ऋषिकेश में अंडे की बिक्री पर रोक व्यापार के अधिकार में युक्त निर्बंधन नहीं है। तो ये कौन से वाले केस में कहा गया था। तो ये ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाले में कहा गया था कि अगर ऋषिकेश के आसपास जो अंडे हैं उनकी बिक्री को अगर रोक लगा दी है तो ये युक्त निर्बंध है। तो ये किस वाले केस में कहा गया था, ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाले में। अब आ जाते हैं 99 वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(2)(6) के अंतर्गत व्यापार में लगाए गए निर्बंधों को युक्त माना है। तो कौन से वाले केस में माना है। तो चिंतामन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य में भी माना है, द्वारका प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में भी माना है, अवध शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ है, इस केस में भी माना है। मतलब उपरोक्त सभी केसों में मामला माना गया है, युक्त निर्बंध लगाया गया है। ये माना गया है कि 19(2)(6) का जो अंतर्गत व्यापार पर लगाए गए जो निर्बंध हैं वो युक्त हैं। वो कौन कौन से केस बताया गया है। तो ये 3 केस दे रखे हैं। अब आ जाते हैं हम आगे। क्वेश्चन 100 वाला क्वेश्चन कह रहा है
अनुच्छेद 19 एक घा, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण का अधिकार दिया गया है, पर युक्त निर्बंध किस आधार पर लगाए जा सकते हैं? तो कह रहा है 19(5) जो आर्टिकल 19(5) द्वारा निर्बंध लगाया गया है वो लगाया जा सकता है किसी अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के आधार पर। तो कब निर्बंध लगा सकते हैं? किसी अनुसूचित जाति जनजाति है उसके हितों के संरक्षण के आधार पर लगा सकते हैं आप। अब आ जाते हैं 101। 101 कह रहा है किस बात में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि हड़ताल करने का अधिकार ना तो कोई मूल अधिकार है, ना ही कोई कानूनी अधिकार है तथा ना ही कोई विधि अधिकार है। ये कौन सी वाले केस में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? तो ये कहा है हमारा टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य में। तो ये कौन सा केस था? टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य वाला केस था। अब 102 कहता है अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल अवैध एवं अनैतिक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में यह प्रतिपादित किया गया था? तो कौन सा केस ऐसा है जिसमें ये कहा गया है कि अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल अवैध एवं अनैतिक है? तो केस है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। अब आ जाते हम 103 पर। तो 103 वाला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 19(1)(a) जिसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण का प्रावधान किया गया है पर युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। तो ये कह रहा है जो वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वाला जो संरक्षण दिया गया है उसको कब निर्बंधित किया जा सकता है? कह रहा है जो आर्टिकल 19(2) है उसके आधार पर निर्बंधित किया जा सकता है, पर कब किया जा सकता है? तो वो पॉइंट है यदि वह भारत की प्रभुत्ता और अखंडता पर प्रभाव डालता है तो क्या किया जा सकता है? निर्बंधित किया जा सकता है। यदि वह राज्य की सुरक्षा पर प्रभाव डालता है तब भी निर्बंध किया जा सकता है। यदि वह विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों का प्रभाव डालता है तब भी किया जा सकता है। तो इसमें डी होगा सही, उपरोक्त सभी आधारों पर किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम 104। 104 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्धारित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता? तो ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है कि कोई व्यक्ति है किसी ने कोई अपराध किया है उसे एक बार दंड मिल चुका है तो उसे दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। तो ये आर्टिकल 20 में कहा गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हम 105। तो 105 कह रहा है 105 कह रहा है किस अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता? यह प्रावधान कौन से वाले आर्टिकल में? तो आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया है कि कोई अभियुक्त है उसे अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये सीरीज में हमने कर लिए 105 क्वेश्चन कर लिए। अब आगे की सीरीज में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।